Hello friends, today we are going to discuss about Dr. E.F. code rules. In a previous lecture we have discussed about database models. In that very important model we have discussed, it was relational model. और रिलेशनल मॉडल पे ही हमने डिस्कशन किया था कि भाई जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी के हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें हम डेटाबेस हमारा बिल्टअप करते हैं वो कौन से मॉडल पे आधारित होता है जनरली, तो कि रिलेशनल मॉडल का कंसेप्ट उसमें इस्तेमाल किया जाता है. नॉट ओनली रिलेशनल मॉडल बट एनी डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is called as RDBMS, Relational Database Management System, if and only if it follows most of the rules which have been given by the Dr. Edgar F. Code. Dr. Edgar F. Code has given 12 rules, and any RDBMS must have to fulfill maximum rules which have been introduced by Dr. E.F. Code rules. So we are going to discuss today Dr. E.F. Code rules. The relational data model was first developed by Dr. Edgar F. Code, an IBM researcher in 1970. Dr. Edgar F. Code IBM के रिसर्चर थे और 1970 में उन्होंने रिलेशनल मॉडल डेटा मॉडल ही नहीं लेकिन उन्होंने रूल्स भी इंट्रोड्यूस किए थे जो 12 रूल थे. वो 12 रूल के बारे में आज हमको डिस्कस करना है. जो RDBMS उसके ऊपर ही आधारित बनाया गया होता है. कोई भी कंपनी हो जाए, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल इज देयर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज देयर. ओके, so all these RDBMS must follow the rules specified by the Dr. Edgar F. Code. So which are those rules are there? Let us see. These rules have been used as guideline for the design of all relational database management systems since then. Codes will actually define what quality a DBMS requires in order to become a relational database management system. Till now there is hardly any commercial product that follows all the rules. Even Oracle follows only 8.5 means 8.5 rules. आप अभी जो सीख रहे हो वो है Oracle. Okay, Oracle is an RDBMS. वो भी मैक्सिमम ऐसा मेंशन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा 8.5 रूल्स, मानी पूरे 9 रूल भी डॉक्टर एडगर एफ कोड को फॉलो नहीं करता है. मानी कोई भी ऐसा RDBMS नहीं है जो 12 के 12 रूल को फॉलो करता हो, लेकिन मैक्सिमम रूल्स जो फॉलो करता है जिसके आधार पे सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया होता है उसको बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो फर्स्ट रूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. दैट इज द इंफॉर्मेशन रूल. द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस मे इट बी यूजर डेटा और मेटा डेटा must be a value of some table cell. Everything in database must be stored in a table format. इंफॉर्मेशन रूल में क्या बताया गया है कि भाई हमारा सबसे पहला हमने शुरू से पहले डिस्कस किया है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको हमारा डेटा स्टोर करना है. डेटा वी वांट टू स्टोर इनसाइड द डेटाबेस. सो हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट होता है और डेटा अबाउट डेटा दैट इज कॉल्ड द मेटा डेटा. मेटा डेटा मानी क्या, मैंने पहले ही बोला था कि भाई सपोज मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि भाई ओरिजिन नहीं तो कि इवान की और जानकारी आपको जो मिलती है जैसे कि उसका फादर का नाम, उसकी सरनेम है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ है, एज क्या है, एड्रेस क्या है और मोबाइल नंबर क्या है, ओके, कौन से उसका सिटी लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें जो है वो इवान की होती है. उसको डेटा अबाउट डेटा बोलते हैं जिसको बोला जाता है मेटा डेटा. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमारा डेटा और डेटा अबाउट डेटा दैट इज कॉल्ड द मेटा डेटा हमको स्टोर करना है. तो इंफॉर्मेशन रूल में ये बताया गया है कि आपका कोई भी डेटा या मेटा डेटा हो उसको आपको स्टोर कैसे करना है, तो क्या टेबल फॉर्मेट में. टेबल फॉर्मेट में मींस टेबल विल हैव द नेम एंड इट कंटेन्स द कॉलम्स. कॉलम विल हैव द डेटा टाइप एंड साइज एंड ऑन द बेस ऑफ कॉलम्स द वी आर गोइंग टू क्रिएट द रोज. तो टेबल क्या बनती है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो आपका कोई भी डेटा या डेटा अबाउट डेटा हो किसमें स्टोर होना चाहिए, टेबल फॉर्मेट के अंदर. तो दैट इज द फर्स्ट रूल, तभी उसको RDBMS बोला जाएगा. रूल नंबर 2, गारंटेड एक्सेस रूल. गारंटेड एक्सेस रूल में क्या बताया गया है कि भाई सिंगल डेटा एलिमेंट मींस द वैल्यू इज गारंटेड टू बी एक्सेसिबल लॉजिकली विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल नेम, प्राइमरी की एंड एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड द कॉलम वैल्यू. नो अदर मींस सच पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द डेटा. आपने C++ वगैरह सीखा है, उसमें आप जानते हो कि अगर मेमोरी में कोई वैल्यू होती है
उसको एक्सेस पॉइंटर के माध्यम से किया जाता है। लेकिन यहाँ ये बोला गया है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर RDBMS तभी बोला जाएगा जब उसके अंदर आप लॉजिकली, देखो डेटा फिजिकली स्टोर रहता है लेकिन उसको हम एक्सेस करते हैं लॉजिकली मींस थ्रू द क्वेरीज। तो क्वेरी के माध्यम से हम डेटा को जब एक्सेस करते हैं तो उसमें एक्सेस करने की अनुमति होनी चाहिए। उस दौरान आप अलग अलग टेबल के नाम इस्तेमाल कर सकते हो, फिर प्राइमरी कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग कॉलम को या मिक्स करके इस्तेमाल करके आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपका सॉफ्टवेयर मानी आपका RDBMS ये गारंटी देना चाहिए कि आपने जो डेटा स्टोर किया है, जो रूल नंबर 1 में था कि डेटा आपका टेबल के अंदर स्टोर होगा, वही डेटा आप टेबल में से एक्सेस करने की परमिशन वो देना चाहिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको डेटा एक्सेस करने देता है then we will go called as a RDBMS. Rule number 3, systematic treatment of null values. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है कि all DBMS systems should support null value concept. If user wishes to leave the field blank, then it should be possible. A null value is special value which is neither empty nor zero. Okay, आपके टेबल के अंदर कॉलम होती है, जरूरी नहीं है कि कॉलम की सारी जानकारी आपके पास हो। देखो प्राइमरी की वाली जो कॉलम होती है उसमें तो हम वैल्यू क्या है यूजर से कंपलसरी लेते ही है, लेकिन कभी कभी कुछ कॉलम की ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती नहीं है, तो हम पूरी रो को कैंसिल नहीं करते हैं एंट्री में, हम उस वैल्यू को छोड़ देते हैं। अगर छोड़ने की अगर जरूरत है तो हम छोड़ भी सके। तो आपके RDBMS में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप कोई कॉलम की वैल्यू को अगर आप नल रखना चाहते हो तो आप नल रख सकते हो। नल का मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिक में 0 और स्ट्रिंग में आप ब्लैंक वैल्यू डालते हो, वो उसको नल नहीं बोलते हैं, क्योंकि नल मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज कॉल्ड एज नल ओनली। नल मानी हम खाली छोड़ रहे हैं, मानी उसमें हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे नहीं है। तो कोई कॉलम में अगर वैल्यू हमको खाली रखनी है तो हम उसको रख सके, ऐसी फैसिलिटी आपका RDBMS सॉफ्टवेयर देना चाहिए। Rule number 4, active online catalog. Active online catalog means what? That user should be able to access the internal structure of the database by using the same tools which are used for the data access. जैसे हम टेबल में से डेटा एक्सेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो क्या क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जो हमको डेटाबेस जो हमारा स्टोर होता है टेबल के अंदर, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द टेबल नेम, कॉलम नेम, its data type and size, then the constraints are there, तो उसको उसका स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो हमको कोई डेटाबेस का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए भी वही माध्यम होना चाहिए जो डेटा को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वेरी। तो क्वेरी के माध्यम के द्वारा भी हम हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर हम इंटरनल एक्सेस कर सके, ऐसी परमिशन आपका सॉफ्टवेयर अगर देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। The structured descriptions of entire database must be stored in an online catalog known as data dictionary which can be accessed by authorized user. जो यूजर्स को परमिशंस होती है वो डेटा डिक्शनरी देख सकता है। डेटा डिक्शनरी मानी क्या कि आपके डेटाबेस की सारी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ओके, उसका स्ट्रक्चर से लेके सब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो सर्वर के अंदर मेंटेन होती है, उस चीज को बोला जाता है डेटा डिक्शनरी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डेटा डिक्शनरी का मतलब क्या कि आपके डेटाबेस के इंटरनल स्ट्रक्चर की सारी जानकारी ऑनलाइन स्टोर होती है सर्वर्स के अंदर, और उसी को आप एक्सेस करने चाहते हो तो उस एक्सेस को वो जो स्टोर चीज होती है उसको बोलते हैं डेटा डिक्शनरी, और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ऑथोराइजेशन होना चाहिए, यानी आप ऑथोराइज्ड यूजर होने चाहिए। रूल नंबर 5 इज देयर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। इसका क्या मतलब है, तो all database systems must support at least one clearly defined language for communicating with database. It should include data definition language, data manipulation and data transaction language. The most common and standard language is SQL. इस रूल में ये बताया गया है कि आपको आपका RDBMS में कोई ऐसा कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल इस्तेमाल करता होना चाहिए जिसके माध्यम के द्वारा आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सको बाय यूजिंग द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स लाइक ए क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट
These commands are called as the DDL command, data definition language commands. वो सारे स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। फिर डेटा को मैनेज करने के लिए कमांड आते हैं DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड सिलेक्ट, तो वो भी फैसिलिटी होनी चाहिए। as well as data transaction language commands. Data transaction language commands are what? Commit and rollback. तो ये सारे कमांड्स जो है वो ज्यादातर कौन सी लैंग्वेज से इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कि एसक्यूएल लैंग्वेज के माध्यम से। तो आपका एसक्यूएल लैंग्वेज, ओरेकल में आप एसक्यूएल लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, कौन सी? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ओरेकल एसक्यूएल लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड ANSI लैंग्वेज इज देयर, जिसके माध्यम के द्वारा आप अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ऐसा अगर कोई सॉफ्टवेयर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, उसको बोलते हैं RDBMS। रूल नंबर 6 इज देयर व्यू अपडेटिंग रूल। व्यू अपडेटिंग रूल में पहले तो मैं बता दूं आपको कि व्यू का मतलब क्या है। व्यू मींस वर्चुअल टेबल। टेबल आप जानते हो कि टेबल के अंदर क्या होता है? डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका टेबल आपको दूसरे यूजर को एक्सेस करने देना है, तो आप टेबल का नाम बदलना चाहते हो और टेबल की कुछ कॉलम के नाम बदलना चाहते हो, कुछ कॉलम ही उसको दिखाना चाहते हो, कुछ डेटा ही उसको दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए एक ऐसा टेबल बनाया जाता है जो फिजिकल नहीं होता है, लॉजिकल होता है, माने उसके अंदर डेटा नहीं होता है। ठीक है, डेटा तो आता है टेबल में से, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो कोई टेबल यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ओरिजिनल टेबल उसके सामने रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। उसको बोला जाता है वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल बनता है टेबल के आधार पे, उसको बोलते हैं व्यू। अब हम बात कर रहे हैं क्या? व्यू अपडेटिंग रूल, मानी आपका RDBMS क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए कि आप अपने व्यू को क्या कर सको, उसको क्रिएट कर सको, उसको अपडेट कर सको। ओके, और व्यू जब बनता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक टेबल के आधार पे ही बनता है, उसका बेस एक से ज्यादा टेबल भी हो सकता है। व्यू बनता है उस दौरान उसके अंदर सिलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल होता है, और सिलेक्ट क्वेरी के लिए आप एक से ज्यादा टेबल इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपका व्यू जब आप बना रहे हो तब उस व्यू को अपडेट करने की भी अनुमति देनी चाहिए, और वो व्यू में अलग अलग टेबल के कॉम्बिनेशंस भी होने चाहिए। एज वेल एज आपका व्यू रीड ओनली में भी हो सकता है, होना चाहिए, और अपडेटेबल, मानी आपका RDBMS से फैसिलिटी देना चाहिए कि आप व्यू क्रिएट कर सको, व्यू एक टेबल या एक से ज्यादा टेबल पे क्रिएट कर सको, एज वेल एज आपका व्यू जो है वो आप उसको रीड ओनली भी डिफाइन कर सकते हो, एज वेल एज अपडेटेबल भी डिफाइन कर सकते हो। रूल नंबर 7 इज दैट हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट रूल। इसके अंदर क्या है कि डेटाबेस सिस्टम मस्ट सपोर्ट इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस ऑन मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल टेबल्स। मानी सभी की जरूरत क्या होती है कि वो अपना डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, नॉट एज वेल एज वो अपने डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं एक रो या एक से ज्यादा रो पे। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो RDBMS है, तो वो आपको ऐसे कमांड्स अलाउ करना चाहिए जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, जिसके माध्यम से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को क्या कर सको, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट। एक एक रो को नहीं, एक से ज्यादा रो को भी आप कर सको, एक टेबल पे नहीं एक से ज्यादा टेबल पे भी कर सको, उसको बोला जाता है क्या? RDBMS। रूल नंबर 8 इज देयर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस माने क्या? विच इज नॉट डिपेंडेंट। फिजिकल माने फिजिकल कॉपी। A user should be totally unaware with the physical method of storing data on the hardware. Okay. जब आप सपोज मान लीजिए आप लैब में बैठे हो तो आप टेबल बना रहे हो, टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हो, तो मैंने पहले ही बोला था कि वो सारा चीज कहाँ स्टोर होता है? सर्वर के अंदर। ओके, तब आप उसको आपको मालूम नहीं होता है कि वो सर्वर में कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, वो आप अवेयर होते हो? नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो? क्योंकि वो राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। हाँ, आपका यूजर आईडी पासवर्ड आप डालोगे और सर्वर का नाम डालोगे तो आपको टेबल आपके सामने दिखाई देगा। आप अपने डेटा को जो भी करना है मैनेजमेंट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर सकते हो, लेकिन फिजिकली कैसे सर्वर में हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है वो आपको जानकारी मिलेगी नहीं। तो उसका क्या मतलब हुआ कि आप उससे अवेयर नहीं होते हो। तो क्या हुआ कि इट शुड नॉट अफेक्ट द रिट्रीविंग द मेथड ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज चेंज। तो मान लीजिए कि आपके पास आपका डेटाबेस चेंज हो रहा है, बराबर है, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के आपको एक ऐसा डेटाबेस यूज करने के लिए दिया है जो शेयरेबल है, और एडमिनिस्ट्रेटर उसका फिजिकल कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करता है, उससे आपको कोई लेना देना होना चाहिए नहीं। तो वो क्या चीज हुआ कि फिजिकली कोई भी चेंज बदलाव उसके अंदर किया जाए उसकी इफेक्ट आपको होगी नहीं। फिजिकली जहां स्टोर होता है तो उसके हार्ड डिस्क के अंदर
जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज डेटाबेस रिलेटेड किया जाए उससे आपको कुछ लेना देना होता नहीं, क्योंकि आपको वो चीज मालूम होती नहीं है। तो फिजिकली डेटा इंडिपेंडेंस फैसिलिटी होना चाहिए कि मींस फिजिकली जो भी कोई चेंज आए उससे लॉजिकली कोई इफेक्ट होना चाहिए नहीं। वही सेम रूल अगर हम देखें तो रूल नंबर 9 में क्या है कि जैसा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है कि फिजिकली कोई डेटाबेस में चेंज हुआ है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, उसका उसका आपका यूजर को कोई इफेक्ट होता नहीं है। वैसे ही लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि इट स्टेट्स दैट इफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज चेंज्ड then also user can access the data by the same way using the same tools. For example, if two tables are merged or one is split into two different tables, there should be no impact or change on the user application. This is one of the most important rules to apply. मान लीजिए कि देखो यूजर क्या देखता है, either the web page will be there और डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा तो कोई GUI होगा, माने यूजर के सामने एक इंटरफेस होगा। अब यूजर क्या करता है, वो तो डेटा उसको कहाँ दिखाई देता है, इंटरफेस में। जनरली मान लीजिए कि वेब पेज में हम अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो है तो उसमें हम हमारी वैल्यूज देखते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें जहां से डेटा आ रहा है जो टेबल में से, वो टेबल के अंदर कोई भी दो टेबल या एक टेबल को दो टेबल में डिवाइड किया जाए, स्प्लिट किया जाए, या दो टेबल को मर्ज करके आपको डेटा दिखाया जाए, तो उससे और आपकी एप्लीकेशन का कोई लेना देना नहीं है। आपकी एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन बैकग्राउंड में उस डेटा के उस टेबल के साथ क्या चेंज हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको मालूम होता नहीं है। तो माने लॉजिकली अगर कोई स्ट्रक्चर चेंज किया जाए, माने दो टेबल को मर्ज किया जाए या एक टेबल को दो में डिवाइड किया जाए, जो भी कुछ सिलेक्ट क्वेरी के माध्यम से किया जाए, आपको एप्लीकेशन में आउटपुट देखने वाले उससे और उसका लॉजिकली कोई नाता होता नहीं है आपके लिए। मींस आपको डेटा दिख रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या हो रही है, that you doesn't require to worry about it. Okay, because why? Because for you the data is important. How it is going to be represented, that you will never be able to see, because the oracle will work in the back side. So that is called the logical data independence. And rule number 10 is there. That is called the integrity independence. A database system should support different constraints of data for the data integrity. पहले तो याद रख लेना, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, सुसंगतता। माने क्या कि जो डेटा आप एक जगह स्टोर कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई डेटा दूसरे टेबल में होता है तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। उस पे तो ये टिका हुआ है, रिलेशनल मॉडल पे ही हम टेबल बनाएंगे। कैसे, तो कि एक टेबल में हमने कोई कॉलम पे प्राइमरी की डाला है, तो अगर वही टाइप का डेटा आपके दूसरे टेबल में उसी को सेम कॉलम में आना चाहिए। ओके, तो अगर क्योंकि डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय और सैलरी टेबल है, तो एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नंबर हमने प्राइमरी की डाला है और सैलरी किसको हम पे करते हैं, एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय नंबर ऐसा हमारा कोई एंटर नहीं होना चाहिए जिसको हम सैलरी पे कर रहे हैं वो एम्प्लॉय है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर गलती से एंटर होना चाहिए नहीं। तो अगर यूजर गलती कर सकता है तो हम क्या कर देते हैं, हम एम्प्लॉय और सैलरी टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं बाय यूजिंग द प्राइमरी की एंड फॉरेन की कांसेप्ट्स। उससे क्या फायदा होगा, हमको डेटा इंटीग्रिटी मिलेगा। डेटा इंटीग्रिटी मानी मैं एम्प्लॉय टेबल में जो भी डेटा एंटर करूंगा उसमें जो भी मैंने एम्प्लॉय नंबर डाला होगा, सैलरी की एंट्री जब मैं करूंगा, क्योंकि एक साल में बार-बार एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, तो कोई भी नंबर मैंने बाय मिस्टेक ऐसा डाला होगा, पहले तो मैं नंबर डालूंगा तो वो चेक कहां करने जाएगा, एम्प्लॉय टेबल में। अगर कोई ऐसा नंबर डाला होगा जो उसमें नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपको एंट्री करने देगा नहीं और एरर मैसेज विल बी देयर। ओके, तो उससे क्या फायदा होगा कि आप गलती करने चाहोगे तो भी गलती हो पाएगी नहीं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। एट अ मिनिमम all database do preserves two constraints through SQL. एक तो no component of a primary key can have a null value, याद रख लेना, प्राइमरी की कॉलम में कभी भी कोई null value होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, if a foreign key is defined in one table, any value in it must exist as a primary in another table. अगर आप कोई टेबल में प्राइमरी की का फॉरेन की डालना चाहते हो तो उसका रिलेशन किसके साथ होता है, प्राइमरी की टेबल के साथ। इससे क्या फायदा होता है कि जब फॉरेन टेबल में आप कोई डेटा एंट्री करोगे तो आपका प्राइमरी टेबल में वो चेक करेगा। ये हम सब कुछ देखेंगे जब हम एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे तब, बराबर है। आपने वैसे तो ये PHP MySQL के साथ ऑलरेडी यूज किया होगा। रूल नंबर 11 इज देयर, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंस। इसमें क्या है, द यूजर शुड अनअवेयर विद वेदर अ डेटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल लोकेशंस और नॉट। देखो, यूजर को जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या कि आपका डेटाबेस है वो एक से ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है,
उसको तो वो डेटाबेस एक्सेस करने की अगर परमिशन दी है तो वो एक्सेस करना चाहिए। अगर वो डेटाबेस शेयरेबल है और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए है तो उसको वो अनअवेयर होता है, बराबर है। तो यूजर कैन स्मूथली एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सर्वर विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। अगर यूजर को एक्सेस करना है वही डेटा, बराबर, उस डेटाबेस का अलग अलग सर्वर से, तो उसमें एम्बिग्यूटी होनी चाहिए नहीं। ओके, दिस रूल हैज बीन रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। मानी ये चीज है कि आपका डेटाबेस, अगर आपको मेन चीज क्या है इसमें कि आपका डेटाबेस, पहले तो याद रख लेना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क एप्लीकेशंस, उसमें डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर कोई एक लोकेशन से आपका डेटाबेस एक्सेस हो रहा है, यूजर उसको मालूम नहीं कि उसको दूसरे लोकेशंस पे अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो अगर वहां से एक्सेस करना चाहता है तो वहां से भी कर सके, तो उसका इंडिपेंडेंस होना चाहिए, बराबर है। और ज्यादातर यूजर्स अवेयर नहीं होते कि आपका डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, लेकिन अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दैट इज द थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। मानी फोर्स नहीं होना चाहिए कि यहीं से एक्सेस करना है। आपका डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। एंड लास्ट रूल ऑफ द डॉक्टर एडगर एफ कोड इज व्हाट? नॉन subversion rule. What is the non-subversion rule? That a system must allow modification in the database structure by using command language. याद रख लेना, Oracle जब आप यूज करोगे ना तो उसमें हर जगह आपको कमांड लिखने हैं। मैंने पहले ही बोला कि SQL के कमांड की 4 कैटेगरी है, DTL, DML, DCL एंड DCL। उसमें स्ट्रक्चर पे जो काम करने वाले कमांड्स है वो सारे कौन से है? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। These are the 4 commands are there. Create table, that will create the table. Alter table, that will modify the structure of the table. Drop table, that will delete the structure of the table with the data. And truncate table, which will delete the records but it will not be undo, माने रोलबैक नहीं कर सकते। तो आपके डेटाबेस के अंदर आपको कोई भी चेंज करना है तो वो किससे सिर्फ होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कमांड के माध्यम के द्वारा। It should not allow modifying the database structure by using any other tools. Most of the database system contains administrative tools that allows direct manipulation of the database. कुछ आरडीबीएमएस ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं तो कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि आप उसमें यूजिंग द GUI concept you can be able to do the change in your database structure. So एडगर एफ कोड बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई टूल्स के माध्यम से नहीं, कंपलसरी आप अपने स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सको तो क्या कमांड के माध्यम से। तो ये 12 रूल हमने किसके डिस्कस किए? डॉक्टर एडगर एफ कोड के। वो आपको ध्यान में रखना है कि ये किसके लिए रूल्स है कि अगर कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर बोलना चाहते हैं या वो डिक्लेयर किया गया है तो वो किसके आधार पे किया जाता है कि अगर वो ये 12 में से मैक्सिमम रूल्स को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, थैंक यू।